नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वॉरियर्स पे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का आज ये फोर्थ पार्ट हम देखेंगे। पहले 3 पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है दोस्तों? एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है? तो आप सभी ने एक प्रयोग तो किया ही होगा, प्रिज्म देखा है। प्रिज्म से जब हम व्हाइट लाइट पास करवाते हैं, ये कोई बल्ब है, यहाँ से व्हाइट लाइट प्रिज्म पे गिरेगी और पास होगी उससे, तो हम क्या देखते हैं कि व्हाइट लाइट जो है वो क्या होती है, एक सीरीज में स्प्लिट हो जाती है। ये है स्क्रीन। क्या है? स्क्रीन। एंड यहाँ पे जो कलर्स होंगे वो इस प्रकार से अलग अलग स्प्लिट हो जाएंगे। ये है व्हाइट लाइट सोर्स। अब दोस्तों, ये जो स्प्लिट होंगे इसको बोलेंगे हम स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रा जो शब्द है वो स्पेक्ट्रम से ही बना है, यानी कि हमें यहीं से मिला है। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ, ये व्हाइट लाइट सोर्स है, यहाँ से व्हाइट लाइट आ रहा है, प्रिज्म पे गिर रहा है, प्रिज्म से पास हो रहा है, और हमें यहाँ पे ये देखिए, ये जो है हमें यहाँ पे सीरीज ऑफ कलर्स मिल रही है। तो ये जो स्पेक्ट्रम होगा वो कुछ इस प्रकार का बना होगा, जो विजुअल स्पेक्ट्रम होता है। तो विजुअल स्पेक्ट्रम में सारे कलर्स जो हम आंखों से देख पाते हैं वो सब आ जाते हैं। 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर की इनकी रेंज होती है, यानी कि इनकी वेवलेंथ होती है जो 400 से 750 नैनोमीटर के बीच में वेरी करती है। दोस्तों, यही स्पेक्ट्रम है, इसी को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं। यानी एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है? अगर हमें किसी एटम के द्वारा ये स्पेक्ट्रम मिलता है तो इसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं। यानी कि अगर ये कलर्स हमें कोई एटम देता है तो उसी को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं। अब ये हर एटम के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें तो कुछ इस प्रकार का हमें स्पेक्ट्रा मिल। ये हीलियम का, इसमें देखिए दोस्तों, अलग अलग कलर्स तो हैं लेकिन काफी दूरी दूरी पर हैं बीच में। और ये है, अब देखिए, एटॉमिक स्पेक्ट्रा कोई भी एटम होता है वो हमें 2 प्रकार का स्पेक्ट्रम देता है। एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन। अब इमिशन और एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं, देखिए क्या डिफरेंस है इन दोनों में। ये है कोई स्पेक्ट्रम। अब इमिशन स्पेक्ट्रम जो होगा उसमें हमें कलर्स के छोटे छोटे बैंड नजर आएंगे। इस प्रकार से लाल कलर है, जैसे यहाँ पे ब्लू कलर है, तो इस प्रकार से हमें छोटे छोटे बैंड नजर आएंगे। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूस कलर्स हमें दिखेंगे, मगर उसमें छोटी सी एक ब्लैक कलर की पट्टी जो होगी वो दिखाई देगी। ये इन कलर्स को अलग अलग करने में हमारी हेल्प करती है। तो चलिए बात करते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। होता क्या है दोस्तों, विबग्योर तो आपने सुना ही होगा। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये आपने सुना होगा। ये इंद्रधनुष के कलर्स होते हैं जो एक फिक्स सीरीज में रहते हैं। इंद्रधनुष चाहे कितनी बार कहीं पर भी निकलेगा तो वो इसी सीरीज में रहेगा। तो ये जो विबग्योर हैं ये दोस्तों व्हाइट लाइट जो होती है, व्हाइट लाइट उसका एक पार्ट है, ठीक है। उसमें ये सारे कलर्स होते हैं। और जो व्हाइट लाइट होती हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एक छोटा सा पार्ट है। मतलब कि ईएमआर में व्हाइट लाइट्स होती हैं और व्हाइट लाइट्स में ये सारे विजिबल स्पेक्ट्रम में कलर्स होते हैं। तो
अब बात करते हैं कि एटम्स का यहाँ पे क्या रोल होता है। एटम्स जो होते हैं उनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये एटम्स के ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ पे होता है नाभिक, यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है कि इनकी सबकी फिक्स एनर्जी होती है, ऑर्बिटल्स की कांस्टेंट एनर्जी रखते हैं। मान लीजिए इसकी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसकी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रही है, इस दिशा से आ रही है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि यहाँ पे इसको जितनी एनर्जी की, या इसको अगले कक्षा में जाने के लिए, नेक्स्ट ऑर्बिटल में एक्साइट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। 5 से 6 होने में 1 कम पड़ेगी, तो वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी जो होगी वो एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि जिस कलर की वो एनर्जी होगी उस कलर से वो क्रिया कर लेगा और यहाँ से एक्साइट होके यहाँ पे चला जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आ गया। अब एक्साइटेड स्टेट में एटम्स जो होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, तो उनको बहुत ही कम टाइम में वापस अपने स्टेट में आना पड़ता है। तो वो क्या करेंगे कि वहाँ से वापस आएंगे, तो वहाँ से वापस आने के वक्त वो क्या करेंगे, उस एनर्जी को इमिट करेंगे। तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वापस क्या करेंगे, इमिशन करेंगे। तो उस प्रकार से वो कलर वापस वहाँ से इमिशन के थ्रू दिखेगा हमें। तो इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह पे आ जाएगा यहाँ से हटके, और वो कलर्स हमें शो होंगे। इसी प्रकार से हमें किसी भी वस्तु का कलर हमें दिखाई देता है। अगर हमें कोई रेड कलर दिखाई देता है तो वो रेड कलर का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो रेड कलर की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, वहाँ से वापस इमिट करके अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। तो हर एक एटम के लिए ये एनर्जी, ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है, और वो उसी प्रकार से कलर्स के जो उनको कौन सा कलर एब्जॉर्ब करना है या इमिट करना है वो डिसाइड करते हैं, और उसी प्रकार से हमें कलर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है इनको वेव के रूप में नहीं मिलके कौन से रूप में मिलती है, पार्टिकल वाली। क्योंकि आइंस्टीन ने हमें बताया है कि पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है, E बराबर एच न्यू कांस्टेंट होती है, प्लांक कांस्टेंट, और ये फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमें एनर्जी मिल जाती है। इसी प्रकार से जो सूर्य पे हीलियम की मात्रा का हमें पता चला था वो इसी प्रकार से चला था कि वहाँ से आने वाले प्रकाश का स्पेक्ट्रम देखा गया। तो वो स्पेक्ट्रम किस एटम के इक्वल था, वो था हीलियम के एटम के इक्वल। तो हम ये बता सके कि सूरज पे क्या है, हीलियम मौजूद है। हाइड्रोजन गैस थी। हाइड्रोजन गैस पे क्या हुआ दोस्तों, सबसे ज़्यादा एटॉमिक स्पेक्ट्रा को लेकर एक्सपेरिमेंट हुआ। शुरुआत में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पे ही हुआ। तो बामर नाम के एक वैज्ञानिक ने उस पर देखा, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने देखा कि जो कलर्स हमें मिल रहे थे, हमने पीछे जब देखा था ये वाला, तो इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रम, उत्सर्जी स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम मिल रहा था, तो इसको एक कॉमन टर्म में उन्होंने शो करने की कोशिश की। तो बामर ने एक फॉर्मूला दिया था। तो बामर ने क्या फॉर्मूला दिया, ये फॉर्मूला दिया जिसमें इनकी वेवलेंथ जो होती हैं वो इस फॉर्मूले द्वारा निकलती हैं। यानी कि जो कलर्स की छोटी छोटी लाइंस हमें मिल रही थी वो वेवलेंथ कहाँ कौन सा कलर आएगा इस फॉर्मूले से हमें मिल सकती थी। तो यहाँ पे जो n स्क्वायर है वो एक्साइटेड स्टेट का नंबर्स है।
और R जो है वो है रिडगर कांस्टेंट। तो इस हिसाब से हमें हाइड्रोजन के बामर सीरीज के जो वेवलेंथ थी वो हमें मिल गई। अब आगे और भी वैज्ञानिक आए, बामर के अलावा लाइमन, पार्चन, ब्रैकेट, उन्होंने भी आगे एक्सपेरिमेंट किया और यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि ये जो वैल्यू थी वो और अदर्स एटम पे देखी। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उन्होंने देखा कि ये फॉर्मूले में कुछ चेंज करने की आवश्यकता है और वहाँ पे हमें एक दूसरा फॉर्मूला मिला। यहाँ पे दोस्तों रिडगर कांस्टेंट जो होगा वो होगा 1,09,677। ये होता है रिडगर कांस्टेंट। सेंटीमीटर इनवर्स इसकी होती है यूनिट। अब उन्होंने कौन सा फॉर्मूला दिया? उन्होंने फॉर्मूला दिया था जिसमें यहाँ पे फॉर्मूले में 2 स्क्वायर है, वहां पे हो जाएगा n स्क्वायर। बामर सीरीज की तो जो वेवलेंथ थी उसकी बामर रेखाएं जो थी उनकी वेवलेंथ हम आंखों से देख पा रहे थे, लेकिन जब लाइमन, पार्चन, ब्रैकेट, इन्होंने जब अपनी वैल्यू चेंज करके यहाँ पे जो सीरीज देखी थी वहाँ पे जो रेखाएं मिली थी वो रेखाएं उनकी जो वेवलेंथ थी वो बहुत ही कम थी, यानी कि वो हम आंखों से नहीं देख पा रहे थे, उनके लिए वैल्यू भी चेंज थी। तो उन्होंने एक दूसरा फॉर्मूला दिया। कौन सा फॉर्मूला था? फॉर्मूला जब था वो ये था, यहाँ पे सिर्फ चेंज इतना किया उन्होंने कि यहाँ पे जो 2 स्क्वायर था वहाँ पे n1 का स्क्वायर आ गया। अब तो यहाँ पे n1 की जो वैल्यू थी वो पहले कांस्टेंट थी, लेकिन अब ये वेरी करती है। तो वेरी किस हिसाब से करेगी आसानी से देख लेते हैं हम। लाइमर सीरीज के लिए यहाँ पे 1 स्क्वायर आ जाएगा, बामर सीरीज के लिए 2 स्क्वायर था ही, पार्चन के लिए 3 स्क्वायर, ब्रैकेट 4 स्क्वायर, फुंड के लिए 5 स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये वेरी करती थी। अब वेरी क्यों करती थी? क्योंकि यहाँ पे देखिए लाइमन के लिए जो था वो यहाँ से शुरू हो रही थी और फिर अनिश्चित तक जा सकता है, जहाँ तक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा वहाँ तक। इसी प्रकार से बामर के लिए, पार्चन के लिए, फुंड के लिए ये वेरी कर रही थी। तो उन्होंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का जो फॉर्मूला था इस प्रकार से दिया था और हमें जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम था वो हमें प्राप्त हो सकता था। चलिए ये तो बात हो गई एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में। अब जब अगले पार्ट आएगा उसमें हम बात करेंगे बोर के मॉडल के बारे में और समझेंगे बोर के मॉडल ने क्या किया। तब तक के लिए अलविदा। कोरोना का वक्त चल रहा है, वैश्विक महामारी है, आप सभी को घर पे रहना है, बाहर नहीं निकलना है बेवजह।